इसलिए बहुत मजबूती से कहता हूं कि ये सीए का आंदोलन चालू रहेगा, क्योंकि तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, तमाम लोग जो इस प्रोग्राम को हमारे दोस्त अटेंड कर रहे हैं, वो दिल्ली पुलिस की इंटरोगेशन भी झेल चुके हैं और उनके केसेस भी झेल चुके हैं। दोबारा सड़कें भी आबाद होंगी और ये आंदोलन भी आगे बढ़ेगा। और अगर दिल्ली पुलिस या होम मिनिस्ट्री समझती है कि इस तरह की चार्जशीट से, इस तरह के केसेस बिल्ड करने से या हमारे दोस्तों में से ही कुछ लोगों को डराकर ये बात कहने से वो बच जाएंगे, तो हम लोग दब जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। हालात 15 दिसंबर की रात में ऐसे थे कि आपने जैमर लगा दिए पूरे इलाके में कि लोग बात नहीं कर सके। जो बच्चे मस्जिद के अंदर छुपे हुए हैं, हम लोगों को मालूम नहीं चलता, क्योंकि आपने जैमर लगा दिए, उनसे न टेलीफोन पे बात हो रही है न हम बात कर पा रहे। उत्तर प्रदेश में मेरठ में 4 लोगों को, मुजफ्फरनगर में 2 लोगों को, संभल में 2 लोगों को, रामपुर में 1 को, कानपुर में 3 लोगों को, बनारस में 2 लोगों को, 23 लोगों को योगी की पुलिस ने गोलियां मारी और कोई भी एक गोली चेस्ट के नीचे नहीं। एक मुखबिर जिसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसने आकर हमको बताया कि दिल्ली दंगों की साजिश करी गई। अगर साजिश हुई है तो वो अमित शाह के ऑफिस से हुई है। आज हम उस तारीख को दोहरा रहे हैं जहां पर 2 साल पहले हम मौजूद थे, और जिसमें आसिफ और मेहरबान की जो मेहनत है वो आपकी आंखों के सामने है। मुझे याद है आज की शाम 20 दिसंबर को जामा मस्जिद दिल्ली में प्रोटेस्ट था 2019 में आज ही, और एक वीडियो आया अचानक से तकरीबन 6 बजे के आसपास, 5:30 से 6 बजे लगभग यही टाइम रहा होगा। एक वीडियो आया कि कुछ पुलिस वाले आग लगा रहे हैं। वो वीडियो आप सबने देखा होगा। आज के दिन की बात है, इसलिए दोहरा रहा हूं। वो वीडियो सबने देखा कि कुछ पुलिस वाले आग लगा रहे हैं और कुछ पुलिस वाले पुरानी दिल्ली की छतों से लोगों पर पत्थर फेंक रहे हैं। उसके बाद इसी दरियागंज के इलाके से नेताजी सुभाष चंद्र रोड, जो दरियागंज में जहां पर पुलिस स्टेशन है, वहां से तकरीबन 150 लोगों को अरेस्ट किया गया। उन 150 लोगों में से लगभग सबकी पिटाई करी गई और 28 लोगों को अप्रॉक्स अरेस्ट किया गया, जिनको 1.5 महीने के बाद रिलीज किया गया। वहां से सिर्फ 15 दिसंबर की रात में या 13 दिसंबर की रात में हिंसा नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए उस हिंसा का सहारा अब तक लिया। 15 दिसंबर की रात में मुझे याद है कि जामिया के दोस्तों ने जब मुझे फोन किया कि हम लाइब्रेरी के अंदर छुपे बैठे हैं, तो मैंने उनका वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत सारे मीडिया के दोस्तों को भेजा, जिसमें हमारे दोस्त एक जोशी साहब बीबीसी से थे। उन्होंने हिम्मत दिखाई और उस बातचीत को, जो उनकी अपील थी कि हमको लाइब्रेरी से निकालो, उन्होंने बीबीसी में लाइव सुना, जिसके नतीजे में कुछ बच्चे वहां से निकले। लेकिन उसके बाद उस पूरे इलाके को जिसमें हम लोग रहते हैं, पट्टा हाउस तक, कपूर नगर तक, अंदर तक पुलिस ने लोगों की पिटाई करी। लोगों की पहले स्टूडेंट्स को पीटा, जो आप लोगों ने देखा, फिर उसके बाद लोकल रेसिडेंट्स की पिटाई करी गई। मुझे याद है तकरीबन 9, 9:30 बजे के आसपास मैं और योगेंद्र यादव साहब, जब हम लोग वहां पर कुछ थोड़ा सेटल डाउन हुआ, तो उनसे ये रिक्वेस्ट की हम लोगों ने डीजीपी साहब से कि बहुत से बच्चे अभी अंदर फंसे हुए हैं, आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो निकलने से उन्होंने उसकी इजाजत दी। और हालात 15 दिसंबर की रात में ऐसे थे कि आपने जैमर लगा दिए पूरे इलाके में कि लोग बात नहीं कर सके। जो बच्चे मस्जिद के अंदर छुपे हुए हैं, हम लोगों को मालूम नहीं चलता, क्योंकि आपने जैमर लगा दिए, उनसे न टेलीफोन पे बात हो रही है न हम बात कर पा रहे। और यही रिपीटिशन 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश में मेरठ में 4 लोगों को, मुजफ्फरनगर में 2 लोगों को, संभल में 2 लोगों को, रामपुर में 1 को, कानपुर में 3 लोगों को, बनारस में 2 लोगों को, 23 लोगों को योगी की पुलिस ने गोलियां मारी और कोई भी एक गोली चेस्ट के नीचे नहीं। बिलो द चेस्ट कोई भी एक शॉट नहीं था, यानी कि वो गोलियां मारी गई लोगों को मारने के। और अफसोस की बात ये कि उस पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं एक भी कोई एफआईआर उन 23 मौतों की नहीं हो पाई। जब एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर नहीं ली गई, तो ह्यूमन राइट कमीशन में अपील करी गई,
सिर्फ एक मामले में अभी पिछले अक्टूबर में ह्यूमन राइट कमीशन ने विजिट किया। अब वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी मिश्रा जी ह्यूमन राइट कमीशन में बदल गया है, तो उससे भी कोई हमें उम्मीद नहीं है। और वही पुलिस जो यहाँ पर मौजूद, जो जामिया में मौजूद थी, उसी पुलिस ने जो लोग रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे कि जो स्टूडेंट घायल हैं, हमारे कुछ लोगों ने अल्शिफा हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को वहां ले जाने की कोशिश करी कि हम कुछ स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर सकें, लेकिन उस एम्बुलेंस को भी पुलिस ने कोई एक शीशा सलामत नहीं रखा कि कोई एक शीशा सलामत हो, कोई एक शीशा भी बचा हो। फ्रंट मिरर से लेके बैक मिरर तक, साइड विंडो तक कुछ भी नहीं बचा। पुलिस के पत्थरों ने उसको तोड़ा और इल्जाम लगा कि पत्थर दूसरे लोग चला रहे। तो ये सिलसिला कोई जो 15 तारीख से शुरू हुआ वो कहीं बीच में या नहीं खत्म हुआ। दिल्ली दंगों की रात में मुझे याद है कि 24 तारीख को निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में ज्वाइंट कमिश्नर श्रीवास्तव के साथ हम और हमारे कुछ दोस्त बैठे रहे। उनको वीडियो कॉल में हम लोग दिखा रहे थे कि लोग किस तरह से पत्थर और गोलियां चला रहे हैं, सर कुछ करिए, पुलिस भेजिए। 1 घंटे तक वहां मौजूद रहे, उसके बाद भी वहां पर पुलिस नहीं पहुंची। उसके बाद हम लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के पास पहुंचे, क्योंकि जब हम बात करेंगे तो यही लोग फिर जो पहले दावा करते थे कुछ बाद में इलेक्शन आएगा, कारपोरेशन आएगा, आपके यहाँ वोट लेने भी जाएंगे। हम लोग जब मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंचे तो हमने उनसे कहा कि आप सर सिर्फ एक काम कर दीजिए कि सिर्फ एक ट्वीट कर दीजिए। लोग लगातार पीटे जा रहे हैं, शूटिंग हो रही है और ये पहला ऐसा दंगा था जिसमें सबसे ज्यादा गोलियां चली होंगी। तो हमने कहा सिर्फ आप ये ट्वीट कर दीजिए कि आप लोग फील्ड में जाने वाले हैं, तो आपका एक ड्यू प्रोटोकॉल है तो शायद कुछ हो जाए। तो वो डिप्टी सीएम साहब कहते हैं कि नदीम आई एम हेल्पलेस सेम लाइक यू। तो सेम हेल्पलेस चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर बाद में निजामुद्दीन मरकज में एफआईआर अदा करते हैं। तो ये सारा सिलसिला कहीं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी लोगों ने जो संविधान की बात करते हैं वो संविधान के लिए लड़ाई लड़ने वाले सीए प्रोटेस्टर्स का साथ कहीं भी नहीं दिया। ये उसके बाद जो एक दिल्ली पुलिस ने इंटरोगेशन का ड्रामा रचा वो आप सबके सामने है कि सैकड़ों लोगों को, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनमें से एक बड़ी तादाद वो इंटरोगेशन पेश करती है। आप उसको सुबह 10 बजे बुलाते हैं, रात के 11 बजे तक रखते हैं और उससे पूछते हैं कि ये नाम की चॉइसेस है और इन नाम की लिस्ट में से आप आदमी सेलेक्ट कर लें और उनके खिलाफ बयान दे दें। ये पूरा कंटिन्यू आप लॉकडाउन के नाम पर तमाशा करते रहे और फिर जब आप उस तमाशे के बाद एक चार्जशीट निकालते हैं 2700 पेज की, जो चार्जशीट 2700 पेजेस पे है, उस पे अल्फाज बहुत मजेदार हैं कि हमने कपिल मिश्रा साहब को इंटरोगेशन के लिए बुलाया और उनसे हमने पूछा कि क्या आपने 23 तारीख को क्या आपने कोई भाषण दिया सीलमपुर में? उन्होंने कहा हमने कोई ऐसा भाषण नहीं दिया था, तो हमने उनको जाने। बाकी रेस्ट यू कैन अज्यूम कि वो चार्जशीट कैसी होगी और किस तरह से काम किया गया। आसिफ इकबाल तना को जामिया वायलेंस के नाम पर अरेस्ट किया जाता है, रात में उसकी पिटाई कर दी जाती है और उसके बाद हमको अरेस्ट करने वाले स्पेशल सेल के लोग होते हैं, अरेस्ट दिखाई जाती है जामिया में क्राइम ब्रांच के द्वारा। तो ये सब कैसे रहते हैं कि पहले अरेस्ट किया गया, मालूम चल रहा है कि जो है वो छूट जाएंगे तो उनको दिल्ली दंगे की कॉन्स्पिरेसी में अरेस्ट कर लिया। दिल्ली दंगे की कॉन्स्पिरेसी की एफआईआर कहती है कि एक मुखबिर जिसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसने आकर हमको बताया कि दिल्ली दंगों की साजिश करी गई। अगर साजिश हुई है तो वो अमित शाह के ऑफिस से हुई है, उसका कोई किसी ने पता क्यों नहीं लगाया। हम बार बार कपिल मिश्रा तक आके रुक जाते हैं, लेकिन हमको ये मानना होगा कि कपिल मिश्रा एक प्यादे हैं शतरंज के गेम में। पूरे आरएसएस डीए के मूवमेंट को होम मिनिस्ट्री से सेंट्रल देखा गया, मॉनिटर किया गया और दिल्ली रॉयल्टी होम मिनिस्ट्री के जरिए ही कराए गए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जिस तरह से हमारे तमाम साथियों को जेल डाला गया है, मैं अभी यहाँ पर आने से पहले मिरान हैदर से बात करके आया हूँ। तो मिरान हैदर ने कहा कि मुझे कोई दुख इस बात का नहीं है
कि मैं जेल में डाल दिया गया हूं और 1.5 साल से जेल में हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अगर जेल आया हूं तो किसी आपराधिक काम के लिए, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए जेल नहीं आया हूं, बल्कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को और इस मुल्क में डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी इसको बचाने के लिए आया हूं। मैं ये बात इसलिए भी बहुत मजबूती से कहता हूं कि ये सीए का आंदोलन चालू रहेगा, क्योंकि तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, तमाम लोग जो इस प्रोग्राम को हमारे दोस्त अटेंड कर रहे हैं, वो दिल्ली पुलिस की इंटरोगेशन भी झेल चुके हैं और उनके केसेस भी झेल चुके हैं। मुझे याद है 20 दिसंबर को जब संभल में 2 लोगों को मारा गया 11 बजे के आसपास, 4 बजे जब उनका फ्यूनरल हुआ और 7 बजे संभल की महिलाएं वहां की सड़कों पर मौजूद थी। कानपुर में 20 दिसंबर को जब फायरिंग हुई और उस फायरिंग के नतीजे में 3 लोग मारे गए बाबूपुरवा नाम के इलाके में, उसके बाद चमनगंज के इलाके में शाम के महिलाएं दोबारा सड़कों पर मौजूद थी। तो दोबारा सड़कें भी आबाद होंगी और ये आंदोलन भी आगे बढ़ेगा। और अगर दिल्ली पुलिस या होम मिनिस्ट्री ये समझती है कि इस तरह की चार्जशीट से, इस तरह के केसेस बिल्ड करने से या हमारे दोस्तों में से ही कुछ लोगों को डराकर ये बात कहने से वो बच जाएंगे, तो हम लोग दब जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो मैं आखिरी में अपनी बात खत्म करूंगा, आज भी मैंने, जैसे मैंने मनीष सिसोदिया की बात करी, मैंने एक नए उभरते हुए जो अभी ताजा कांग्रेस में जिन नेता ने ज्वाइन किया है उनका स्टेटमेंट सुना कि मीरान हैदर तो आज कांग्रेस में नहीं था, तो मैं उसकी क्यों लड़ाई लड़ूं। कांग्रेस में इशरत जहां कारपोरेशन में थी, उनकी लड़ाई आप कितनी लड़ रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हम उनकी लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि इस समाज के लिए, इस डेमोक्रेसी को बचाने और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए गए थे। और वो तमाम दोस्त जो हमारे जेल में हैं, हम उनसे ये बात छिपाना नहीं चाहते, ये बात नहीं कहना चाहते कि वो हमारे दोस्त थे या नहीं। हम मजबूती से ये बात कहते हैं, वो जो तमाम लोग जेलों में हैं वो हमारे दोस्त हैं और हमें उनकी इस दोस्ती पर फख्र है। बहुत शुक्रिया।